पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम दोस्त अहबाब को, छोटों बड़ों को एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कबल इसके कि हम इस आज के मौजू की तरफ जाएं, इस चैनल को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करना और उनसे ये दरख्वास्त करना ना भूलिए कि इसको सब्सक्राइब भी करें। तो जनाब, PDM की हुकूमत को, या ये कह लें कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को धचके पे धचका पड़ रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान, यानी पीर और मंगल के दरमियान, इस हुकूमत को 3 झटके पड़े हैं। एक झटका है जनाब कि लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की हिफाजती ज़मानत कबूल कर ली। दूसरा बड़ा झटका लगा जब सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए बतौर सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान, यानी सिपह सालार आला की हैसियत से सूबाई इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान कर दिया और कहा कि 9 अप्रैल को खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली के इंतखाबात करवा दें। इस तीसरा झटका मंगल के रोज़ इस हुकूमत को उस वक्त लगा जब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और बड़ी उन्होंने दिलचस्प बातें कहीं। इस्तीफ़े के बाद उन्होंने एक अपने अलविदाई ख़िताब में नैब के अफसरान से जो बातें कही वो बड़ी गौर तलब हैं। लेकिन सबसे पहले बात हो जाए, जिस तरह इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म गुज़श्ता रात लाहौर हाई कोर्ट पहुँचे। एक तवील सफ़र था, हर तरफ से लोगों ने उन्हें घेरा हुआ था और बिल आखिर जब वो अदालत पहुँचे तो चंद ही लम्हों में सारा सस्पेंस टूट गया। बड़े लोग तैयार बैठे थे, उनके बहुत सारे खैर ख़्वाह हैं, मैं उम्मीद है आप समझेंगे कौन से खैर ख़्वाह हैं। उनकी ये शदीद ख्वाहिश थी कि इमरान खान अदालत पहुँचेंगे, उनकी अदालत मनसूख होगी और उनकी गिरफ़्तारी का हुक्म जारी हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसलिए कि इमरान खान वहाँ पहुँचे, बहुत स्ट्रगल के बाद वहाँ पे जाके उन्होंने माज़रत की। वो ये कहा कि पहली दरख्वास्त मेरे दस्तखतों से जारी नहीं हुई थी, मैं अदालतों का एहतराम करता हूँ। और इसी बात पे जस्टिस तारिक सलीम शेख ने उन्हें 3 मार्च तक हिफाजती ज़मानत मज़ीद दे दी, यानी उसमें तोसी कर दी। अब ये बेशुमार लोगों के लिए एक झटके से कम खबर नहीं थी, जो कि बहुत कुछ और मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए तैयार बैठे थे। अब उसके बाद, उससे पहले ही सदर डॉक्टर आरिफ अलवी आइन के तहत अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि वो रियासत पाकिस्तान के सरबराह हैं, वो तमाम गवर्नरों के बॉस हैं, चारों सूबाई गवर्नर्स जो हैं, इसी तरह वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के भी बॉस हैं। और आइन में आर्टिकल 101 में बड़े वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि तमाम गवर्नर सदर की खुशनुदी या उनके इत्मीनान तक अपने ओहदों पे काम करेंगे, और अगर किसी वक्त सदर ये समझते हैं कि इन गवर्नरों को कोई खुसूसी टास्क देना है, कोई खुसूसी फ़राइज़ तफ़वीज़ करने हैं, तो वो भी उन्हें खुसूसी फ़राइज़ अंजाम दे सकते हैं, भले उसका ज़िक्र आइन में ना हो। ये बाकायदा उस आर्टिकल में लिखा हुआ है। यानी सदर ममलिकत गवर्नर्स को कह सकते हैं, कह सकते थे, कह सकेंगे कि आप फ़लाँ तारीख़ को इंतखाबात करवा दें, ये तारीख़ दे दें। इसको बहुत बड़ा एक इशू बना लिया मुस्लिम लीग के वज़रा ने कि ये आइन से ख़िलाफ़ वर्जी है, आइन से रूगर्दानी है। तो मैं आइन पढ़ रहा था तो उसमें बड़ी ये वाज़े तौर पे शिकें लिखी हुई हैं कि जो गवर्नरों के मुतालिक, चूँकि दोनों गवर्नरों ने बस हम ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ गए हैं, कोई प्रॉपर्टी डीलर है, कोई किसी पार्टी का बिल्कुल खैर ख़्वाह, आंखें ज़ॉम्बी की तरह फॉलो करते हैं अपनी पार्टियों को कि यानी ना उनके अपने दिमाग हैं, ना वो आंखें हैं, और ना ही, मैं नहीं कहूँगा कि ज़मीर हैं, लेकिन बहरहाल ऐसे लोग हैं जो कि मुकम्मल तौर पे एक सियासी रंग दे रहे हैं हर मामले को। तो सदर ने अपना इख्तियार बिल आखिर इस्तेमाल करते हुए तारीख़ तो दे दी। अब हुकूमत ज़ाहिर है उसको चैलेंज करना चाहती है, इलेक्शन कमिश्नर भी उसको चैलेंज करना चाहते हैं। उनके ख़्याल में
ये खिलाफ आइन है, खिलाफ ज़ाब्ता है। लेकिन आप गौर कीजिए कि किस तरह एक आइनी मसला है, आइनी रिक्वायरमेंट है कि 90 दिन के अंदर अंदर आपने इलेक्शन करवाने हैं। अब अगर गवर्नर तारीख़ देने से इनकार कर दे, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर तारीख़ देने से इनकार कर दे, जिसका वो मजाज है, तो फिर रियासत के कारोबार कौन चलाएगा? ज़ाहिर है जो रियासत का सरबराह, जो जिसकी हैसियत बाप की सी है। तो रियासत पाकिस्तान के सरबराह ने बिलाखिर वो कर दिया, जिसकी वजह से हुकूमती हलके ख़ास तौर पे PMLN बहुत परेशान है। अब मालूम नहीं अदालतों में कब जाएंगे और उसमें मौक़िफ़ क्या अख्तियार करेंगे। अब तीसरा झटका मंगल के रोज़ हुकूमत को जो पड़ा वो ख़ासा शदीद है। वो ये कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान ने बिलाखिर एक गैर मामूली सूरत हाल में ख़ुद को इस ओहदे से अलहदा करने को ही मुनासिब समझा। इनका तयन जनाब नवाज़ शरीफ साहब ने 2013 में किया था। उनका ख्याल था कि ये बड़े ईमानदार, दयानतदार सरकारी अफसर हैं और ये अप्रैल 2018 में रिटायर हुए थे, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस भी रह चुके हैं। और ये वो अफसर है आफ्ताब सुल्तान साहब जिन्होंने सन 2002 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ के रेफरेंडम के दौरान उन्हें कोई भी सपोर्ट फराहम करने से इनकार कर दिया था। इनकी तैनाती उस वक्त सरगोदा डिवीज़न में होती थी। यानी इब्तदाई से मशहूर थे कि इनकी शोहरत है कि ये ईमानदार हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं। अलबत्ता एक बात ज़रूर थी कि 2016 में जब पनामा स्कैंडल सामने आया तो उस वक्त की हुकूमत ने जिस तरह पनामा से मुतल्लिक जुड़ी हुई ख़बरों को दबाने के लिए अपना काम प्रोपेगेंडे का सिलसिला शुरू किया, तो उसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो में बाकायदा एक सेल बनाया गया था महज पनामा स्कैंडल से मुतल्लिक ख़बरों का तोड़ तलाश करने के लिए, उन ख़बरों को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए। और उस वक्त चूँकि आफ्ताब सुल्तान साहब नायब इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह थे, लिहाजा बार बार उंगलियां उन्हीं की तरफ उठती थीं कि ये नवाज़ शरीफ साहब की खिदमत में पेश हैं। और अब इसमें ये तो चूँकि रिटायर हो गए थे बहरहाल 2018 में, उसके बाद से नए साहिबान आ गए। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो काम 2013 में या उससे पहले होता रहा इंटेलिजेंस ब्यूरो में, लोगों के खुफिया टेपे बनाते रहे, ऑडियो वीडियो जो आजकल आप बहुत सारा हम धंधा देख रहे हैं, ट्विटर पे भी देखते हैं, फेसबुक पे भी देखते हैं। तो ये शुरू हुआ था इंटेलिजेंस ब्यूरो से। मालूम नहीं आफ्ताब सुल्तान साहब का उसमें क्या किरदार था, लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये मौजूदा हुकूमत के लिए एक ताज़ियाना ज़रूर है, क्योंकि आफ्ताब सुल्तान साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि मैं किसी के दबाव में आके किसी की लाइन टो नहीं कर सकता। यहाँ पे लोगों ने एक एक प्लॉट रखने वाले के ख़िलाफ़ मुझे मुकदमा बनाने का कहा गया, जबकि लोगों ने अपने 10-10 अरब रुपए बाहर रख छोड़े हैं। इस तरह ने कहा कि मुझे आम लोगों पे जो केसेस बनाने का कहा गया, जो बेगुनाह लोग थे जिनका कोई लेना देना नहीं था, मैं ये काम नहीं कर सकता था। साथ में उन्होंने अपने अफसरों से अलविदाई ख़िताब में ये भी कहा कि खुदा के लिए जो 1% लोग हैं, उनका इशारा उन्हीं लोगों की तरफ था जिनका जिक्र मिफ्ता इस्माइल बार बार आजकल अपनी तकरीरों में कर रहे हैं कि 1% यानी इस मुल्क की सिविल मिलिट्री अशराफिया। तो आफ्ताब सुल्तान ने अपने मातहत अफसरान से ये कहा आखिरी ख़िताब में कि 1% लोगों की बात न सुने, बल्कि आपका अपना जो सरकारी फरीज़ा है उस पर तवज्जो दे, कवानीन ज़वाबित के मुताबिक किसी से डरे बग़ैर अपना काम जारी रखें और किसी को गैर ज़रूरी लिटिगेशन में ना फंसाएं। तो एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है और दुआ ये करनी चाहिए कि इस तरह के और भी अफसरान हों पाकिस्तान में जो कि महज अपने बॉस की आवाज़ पे लबैक न कहें, बल्कि अपने ज़मीर की आवाज़ पे लबैक कहें और उन ड्यूटीज़ की तरफ ज़रा गौर से देखें जो कि उनके हल्फनामे में शामिल हैं और उससे इनहराफ ना करें, क्योंकि मुसलसल इनहराफ होता रहा है। लोग अपने बॉस को खुश करने के लिए गैर कानूनी काम भी करते हैं। ज़ाहिर है बॉस की बदनामी तो होती है, लेकिन बॉस का काम भी हो जाता है, वो खुश भी हो जाता है। बड़ा अच्छी एक मिसाल कायम किया आफ्ताब सुल्तान साहब ने। तो जनाब ये बात थी कि आफ्ताब सुल्तान साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। अब देखना ही है कि इनके बाद कौन आएगा, कौन ये ओहदा संभालेगा। एक बात ज़रूर वाज़ेह है कि मौजूदा हुकूमत ने आते ही जिस अंदाज़ में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के पर काटे 50 करोड़ से कम के
धांधलियों को करप्शन और नैब के इदारे इख्तियार से निकाल दिया, तो ये बात वाज़ेह हो गई कि इनका मकसद क्या था आने का, कि अपने ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमे थे वो ख़त्म करा दिए। लेकिन आफ्ताब सुल्तान साहब को हमेशा इस बात के लिए ज़रूर याद रखा जाएगा कि उन्होंने एक ऐसे मौके पे हुकूमत छोड़ दी जब हुकूमत मुश्किल में थी, लेकिन उन्होंने किसी की डिक्टेशन लेने से इनकार कर दिया, गलत काम करने से बज़ाहिर इनकार किया है। अल्लाह करे कि और भी बहुत सारे ऐसे अफसरान सामने आएँ ताकि पाकिस्तान के हालात कुछ सुधर सकें। बहुत शुक्रिया।